Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about the ACL ligament. What is the ACL ligament? What happened when the ACL ligament injured? What are the clinical features of the ACL ligament? What are the signs and symptoms of the ACL ligament? What are the clinical findings of ACL ligament? And in the last I'll discuss with you guys about the rehab of the ACL ligament. So let's get started. So basically what is the ligament? As I told you, the ligament are the fibrous thick band of the connective tissue made up of the individual fibers basically which connects the bone to bone. नी ज्वाइंट कैसे बनता है? जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं, जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं तो ज्वाइंट बनता है। ठीक है, अब ज्वाइंट जब बनता है, जब दो बोन्स आपस में मिलती है तो उन्हें जोड़ने के लिए अल्लाह पाक ने कोई ना कोई सिस्टम बनाया होगा, जाहिर सी बात है, जोड़ना तो है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है ये लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ती है। लाइक चार हमारे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक होता है ACL लिगामेंट, एक होता है PCL लिगामेंट, एक होता है MCL लिगामेंट और एक होता है LCL लिगामेंट। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ACL लिगामेंट को। बेसिकली ACL लिगामेंट क्या होता है? ACL लिगामेंट सॉफ्ट थिक फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द मीडियल वॉल ऑफ द लैटरल फीमोरल कॉन्डाइल एंड इंसर्ट इनटू द मीडियल वॉल ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ACL प्रिवेंट करता है पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फीमर ऑन द फिक्स टिबिया और एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया ऑन द फीमर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि ACL जो वो लिमिट करता है पोस्टीरियर रोलिंग ऑफ द फीमोरल कॉन्डाइल ऑन द टिबियल प्लेट्यूज। ठीक है, ताकि जो फीमोरल कॉन्डाइल्स है वो रोल ना हो पाएँ, मतलब कि घूम ना पाएँ। ठीक है, इससे भी रोक के रखता है, इससे प्रिवेंट करके रखता है। और ये रिस्ट्रिक्ट करता है हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन को और हाइपरली फ्लेक्स्ड पोजीशन को भी। अब जो है जो लिगामेंट होता है ACL लिगामेंट, वो जब डैमेज होता है तो क्या होता है, वो ACL लिगामेंट की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होती है डैमेज होने की? तो ACL लिगामेंट की मैकेनिज्म ऑफ इंजरी डैमेज होने की होती है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है ये डैमेज होता है स्पोर्ट्स इंजरीज़ में। किसमें? स्पोर्ट्स इंजरी में। अब कौन कौन सी स्पोर्ट्स इंजरी आ सकती है हमारे पास? ऐसी स्पोर्ट्स इंजरी जो कि लाइक फुटबॉल इंजरी होती है, बास्केटबॉल इंजरी होती है, बेसबॉल इंजरी होती है, सॉकर, डाउनहिल स्किल्स वगैरह, इन सब स्पोर्ट्स में ACL ईजीली रप्चर हो सकता है। ठीक है, और दूसरा किस चीज़ में? दूसरा MVA के थ्रू भी लाइक मोटर व्हीकल जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें ACL ईजिली रप्चर हो सकता है। उसमें जब गिरने की पोजीशन के टाइम पे जो आपका जो नी जॉइंट है, नी जो है वो किस तरह से ट्विस्ट कर रहा है, तो उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है, तब भी एक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है ACL की ऐसे भी हो सकती है। तीसरा क्या होता है कि अगर RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं उनमें जो है ACL आराम से डैमेज हो सकता है। ज़्यादातर जो होता है क्या होता है कि जो ACL है वो आइसोलेशन में इंजर्ड होता है, मतलब अकेला इंजर्ड होता है। लेकिन बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर ACL जो है वो किसी के साथ इंजर्ड हुआ, मतलब ACL अभी इंजर्ड हुआ, उसके साथ मेनिस्कल इंजरी भी हो गई। ठीक है, और इसके साथ कोई और भी आर्टिकुलर कार्टिलेज की कोई इंजरी हो गई। तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ACL जो है वो ज़्यादातर जो है आइसोलेशन में इंजर्ड होता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में क्या होता है? क्लिनिकल फीचर में होता है कि मोस्टली जो ACL रप्चर होता है ना वो नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि PCL जो रप्चर होता है वो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के साथ होता है, लाइक अगर डायरेक्ट ब्लो आए ये वो, तो ACL में ये सीन नहीं होता है। ACL जो है वो जब भी रप्चर होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर रप्चर होता है। जब एथलीट जो है फॉर एग्जांपल जंपिंग के टाइम पे एथलीट इज़ लैंडिंग फ्रॉम द जंपिंग, ठीक है, उसके अलावा डिसेंडिंग, उसके अलावा जो है पाइवटिंग या फिर डिसलेटिंग सडनली उठने का ट्विस्ट हो गया, तब ACL आराम से रप्चर हो सकता है तब। और दूसरा क्या होता है कि जंपिंग मैकेनिज्म के अंदर जो है वो आपका ज़्यादातर जो इंजरी होती है वो मेनिस्कल टीयर भी साथ होता है, मेनिस्कल इंजरी भी साथ होती है ACL के साथ जो रप्चर होती हैं। ठीक है, अब बेसिकली ACL करता क्या है? तो ACL करता ये है कि ACL जो है वो क्या करता है, एंटी ट्रांसलेशन ऑफ द टिबिया से रोकता है। ठीक है, एंड अब फॉर एग्जांपल ACL रप्चर हो गया तो उसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होगी। उसके अलावा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, पेशेंट अनएबल टू स्टैंड होगा, मतलब खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक से। उसके बाद जो है वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, और नी की इनस्टेबिलिटी होगी, मतलब सही से पाँव शाँव नहीं रख पाएगा। ठीक है, उसके अलावा बकलिंग ऑफ द नी होगी, ब्रूजिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये सारे जो है साइन सिम्टम्स होते हैं उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती है? क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये होती है कि एक्सरे के थ्रू, अगर एक्सरे के थ्रू वैसे ज़्यादातर ये डिटेचेबल नहीं होता, इसलिए जो है ना ज़्यादातर MRI रिकमेंड की जाती है। MRI भी तब जब स्वेलिंग थोड़ी सी जो है वो ओवरकम हो जाए, थोड़ी सी रिकमेंड की तरह इसकी भी 3 ग्रेडिंग होती है, तो ग्रेड 1, 2 और 3। अब ग्रेड 1 में क्या होता है कि जो लिगामेंट होता है वो ग्रेड 1 में क्या होता है, उसके अंदर पार्ट्स, ये समझो लिगामेंट है तो इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं। ग्रेड 2 में क्या होता है, कम्प्लीटली टॉर्न हो जाता है। ठीक है, अब ग्रेड 3 में क्या होता है, वही लिगामेंट जो है वो फुल रप्चर हो जाता है।
ठीक है। अब जाहिर सी बात है ग्रेड 1 की इंजरी हुई तो वही PRP वगैरह से काम चला लेते हैं। 2 और 3 में फिर ACL की रिकन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद फिर अच्छा जब लिगामेंट टूटता है तो फिर या तो फिर ग्रेडिंग के थ्रू टूटता है या फिर एवल्जन के थ्रू। एवल्जन क्या होता है? एवल्जन एक बोन का पीस छोटा सा अलग हो जाता है। लिगामेंट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन समझे ये बोन है और बोन का जो पीस, ये समझे पूरी बोन है और ये बोन का पीस जो है यहाँ से लिगामेंट के साथ अटैच हुआ और ये अलग, लिगामेंट पूरा उस बोन के साथ अलग हो गया। मतलब लिगामेंट टूटा नहीं है, लिगामेंट अलग हो गया, बोन का पीस बस यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो ये ऐसे भी होता है। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा ये होता है कि अब समझे इंजरी हो गई तो फिजियोथेरेपी गोल्स क्या क्या होंगे। अब टेस्ट के थ्रू में पता चल सकता है। लेशमन टेस्ट, एक लेशमन टेस्ट होता है, उसके थ्रू में पता चल सकता है, ठीक है। अगर लेशमन टेस्ट के थ्रू आपको पता चल सकता है, ठीक है। पोस्टीरियर सैग टेस्ट के थ्रू आपको पता चल सकता है कि भाई ये लिगामेंट जो है वो डैमेज है, ये नहीं है। एक लेशमन टेस्ट पोस्टीरियर सैग टेस्ट के थ्रू भी पता चल सकता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब ACL डैमेज हो गया तो उसकी रीहैब गोल्स क्या क्या हो सकती हैं। तो ये होता है कि पेशेंट की स्वेलिंग जो है वो कम करनी चाहिए, ठीक है। स्वेलिंग उसकी कम करें, उसकी ROM फुल करवाएं, ग्रेडिंग उसकी मसल्स की अच्छी हो जाए। होता है फेज़ 1 में ये होता है कि पार्शियल वेट बियरिंग हमें एक्सरसाइज करवानी होती है पेशेंट को। उसके बाद स्वेलिंग को एलिमिनेट करना होता है। उसके बाद जो है वो उसकी ROM अच्छी करवानी होती है। मसल्स जो है वो 4 to 5 उसकी क्वाड्स की स्ट्रेंथ और 5 to 5 उसकी हैम्स की स्ट्रेंथ गेन करनी होती है। उसके बाद ये जो है फेज़ चलता है तकरीबन 0 to 2 वीक तक, ठीक है। उसके बाद उसकी ऐसे ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कराते हैं? क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, कंप्रेशन यूज़ करते हैं, मैनुअल थेरेपी, गेट की एजुकेशन और वही पेशेंट की एजुकेशन करवाते हैं। एक्सरसाइजेज में हम लोग जेंटल ROM वगैरह करवाते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करवा देते हैं, क्वाड्स की एक्सरसाइजेज करवाते हैं, सपोर्टेड बायलैटरल काफ फ्रेजेस करवाते हैं। उसके बाद हिप की एब्डक्शन एक्सटेंशन वगैरह करवा रहे होते हैं और गेट ड्रिल्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब बात आती है ग्रेड फेज़ 2 की। फ़ेज़ 2 में क्या करवाते हैं? फ़ेज़ 2 के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें जो है इसको अभी फ़ेज़ 2 में पेशेंट आया, उसके बाद उसके अंदर कोई स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। अब उसकी नी की हाइपर एक्सटेंशन जो है, उसकी नी की हाइपर एक्सटेंशन पे काम करना होता है। नी की जो फ्लेक्शन है 130 डिग्री तक लेके जानी होती है। फुल उसकी स्क्वेटिंग करवानी होती है, उसको अच्छा बैलेंस करवाना होता है, गुड बैलेंस एंड कंट्रोल एक्सरसाइज करवानी होती है। उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड स्वेलिंग, उसके बाद जो है ना उसकी और ट्रीटमेंट वही हमें क्रायोथेरेपी वगैरह देनी होती है एंड ऑल दैट। क्रायोथेरेपी, कंप्रेशन वगैरह ये सब कुछ देना होता है। और एक्सरसाइजेज में हमें ROM ड्रिल्स वगैरह करवानी होती हैं, क्वाड्रिसेप, उसके बाद मिनी स्क्वाट्स करवाने होते हैं, लेग प्रेस करवाने होते हैं, सिटअप्स करवाने होते हैं, ब्रिजिंग करवानी होती है, हिप की अबडक्शन एक्सटेंशन करवानी होती है। उसके बाद जो है सिंगल लेग रेस करवानी होती है, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, और बैलेंसिंग जो है हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। अब पेशेंट हमारे पास फ़ेज़ 3 में आ गया, अब उसकी फुल ROM आ गई, फुल उसकी रेंज ऑफ मोशन फुल हो गई है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है पेशेंट की, ठीक है। अब उसको रिटर्न टू जॉगिंग, जंपिंग, इन चीज़ों में मतलब स्पोर्ट्स में वापस जाना है। तो ये जो है इसमें 3 to 6 मंथ लगते हैं। और इसमें जो है पेशेंट को बेसिकली ट्रीटमेंट मैनुअल थेरेपी दी जाती है और एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। इसमें एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम मेजिलिटी एक्सरसाइजेस, जंपिंग एंड ड्रिलिंग एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करवाते हैं। अब फ़ेज़ 4 में पेशेंट रिटर्न टू स्पोर्ट्स, पेशेंट को स्पोर्ट्स में जाना होता है, जो है 6 से 12 मंथ लगते हैं। और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं हम पेशेंट को वो करवाते हैं। हाई लेवल जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सरसाइज होती है वो सारी हम पेशेंट को करवा रहे होते हैं। So this is the end of the video. If you have any kind of questions, so you can ask me in the comment box. Thank you so much.